बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। रोजमर्रा के कामों में वो आज भी उसी लगन और ईमानदारी से मसरूफ था। ईमानदारी इसलिए कि क्योंकि वो एक अकेला काम करने वाला था और शायद बच्चों का ख्याल कुछ ज्यादा ही था, या बच्चे ही ज्यादा होंगे। मैं खिड़की से थोड़ी देर देखता रहा और फिर एक आह भरकर पर्दा खींच लिया। थोड़ी देर तक उसकी शक्ल सूरत मेरी आंखों में घूमती रही। आखिर इंसान को अपनी ही फिक्र रहती है, इसीलिए मैं उसे भूल गया और फिजिक्स का काम करता रहा। तकरीबन रात के 11 बजे मैं अपने कामों से फारिग हुआ तो मेरी नजर फिर खिड़की पर पड़ी। पर्दा खींचकर देखा तो वो अब बर्तन साफ कर रहा था। 2 खंभों के दरमियान में उसका ये छोटा सा ढाबा रात में अजीब सा लग रहा था और अब वो तकरीबन सारे बर्तन साफ कर चुका था। रात के 11 बजे थे और अब उसकी दुकान पर मजीद ग्राहक नहीं आने वाले थे, इसीलिए अब वो बचे कुचे बर्गर को एक शॉपर में पैक कर रहा था। मैं बड़ी दिलचस्पी से ये मंजर देख रहा था। उसने शॉपर साइकिल की हैंडल से लटकाया और साइकिल जो खंबे से बंधा हुआ था उसको खोला और यकसिम चल दिया। मुझे न जाने उसकी हालत और सूरत पर क्यों रहम आ रहा था और क्यों मुझे वो देखा देखा हुआ सा लग रहा था। इस बात का जवाब शायद मेरे लिए मुश्किल था। मैं रोजाना कॉलेज जाते हुए उसके आगे से गुजरता था, लेकिन कभी भी ये हिम्मत नहीं हुई थी कि उससे कोई बात कर लूं या उसका नाम पूछूं। फर्स्ट ईयर से मैं उसका ये डब्बा और सूरत देखता आ रहा था और आज सेकंड ईयर में हूं, लेकिन मेरी इतनी जुर्रत नहीं हुई थी कि मैं उसमें कितनी दिलचस्पी रखता हूं, लेकिन कोई बर्गर ही खरीद कर खा लूं। 20 सितंबर को दोपहर को जब मैं कॉलेज से आया और खाना खाने के बाद नमाज अदा की और फिर जब खिड़की से नीचे देखा तो पुलिस वाले उसका ढाबा ट्रक में डालकर ले जा रहे थे और उसे कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ था। क्योंकि उसका ये ढाबा गैर कानूनी था और अब वो अपना वो ढाबा खो चुका था। मैंने जब ये मंजर देखा तो वो मुझे बेबस दिखाई दिया। मुझ पर ये बहुत नागवार गुजरा और मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया। मुझे पहले ही उस पर हद से ज्यादा रहम आता था और आज जब उसका ढाबा गया तो उसकी शक्ल सूरत ने मुझे बहुत सदमा पहुंचाया। उस रात को मैं कार्ड लेने के लिए किसी दुकान पर गया था। इत्तेफाक से वो बर्गर वाला भी उस दुकान पर मौजूद था। वो सर पकड़े सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। मुझे उसे देखकर एक दफा फिर बहुत रंज हुआ। आखिर मैंने उससे उसका नाम पूछ ही लिया। मैंने कैसे पूछा इसका मुझे पता नहीं, लेकिन जो जवाब सुना था उसने मुझे चकरा दिया। अकरम नाम सुनना था कि मैंने अपना सर पकड़ लिया और अजीब सी मुझ पर कैफियत तारी हो गई। मेरा रंग जर्द पड़ गया और जिस्म पर पसीना चढ़ गया था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता वापसी शुरू की और कुछ देर बाद मैं दोबारा कमरे में था। मेरे जहन में वो सारे वाकयात एक फिल्म की तरह चलने लगे थे जो आज से 2 साल पहले पेश आया था। कुछ यूं हुआ था कि हम कुछ दोस्त किसी जगह पर सैर करने के लिए प्रोग्राम बना रहे थे। उसमें हफीज, जमील, अकरम और मैं खुद था। कोई कहता था कि बुरूक चले, कोई कहता था देवसाई चले। उन्हीं दोनों में से किसी जगह पर जाना था। ये दोनों जगह स्कर्दू में है। थोड़ा तफसीलन देखें तो थले बुरूक हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक खूबसूरत तरीन इलाका है, यह पहाड़ी ही समझे, और देवसाई स्कर्दू में है और सतह समंदर से ये इंतहाई ऊंचाई पर है। ये दोनों जन्नत नजीर इलाके हैं। मौसम बहार और गर्मा में वाकई ही जन्नत है। वैसे भी स्कर्दू का दर्जा हरारत काफी कम रहता है। चूंकि थले बुरूक हमारे अपने जिले में था, इसीलिए मेरा भी जोर था कि देवसाई पर थले बुरूक को ही फौकियत मिलना चाहिए। इस पर काफी बहस के बाद आखिर में हफीज और जमील को भी मना ही लिया। अपना इलाका ही बेहतर है और वैसे भी मैंने देवसाई एक दफा देखा हुआ था, इसीलिए मैं थले बुरूक जाना चाहता था और आखिर में कामयाब हुआ। हफ्ते के दिन हमारे कारवां की रवानगी थी। सब उस दिन का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जरूरत का सामान मौजूद था, सिर्फ वक्त का आना बाकी था। जुमे की नमाज के बाद जमील मुझसे मिला और कहा, यार हम 3 दिनों के लिए थले बुरूक जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किसको मिस करेगा। मैं जवाब में मुस्कुरा दिया तो वो समझ गया और कहा,
हाँ, मैं भी रुबीना को बहुत मिस करूंगा। यार, उन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ कि तुमने सारा सामान डाल दिया है ना? मैंने पूछा। तुम इसकी फिक्र मत करो, सब ठीक है, बस रुबीना को मैं कैसे जुदा करूं, उसने कहा। उसके बाद मैंने उसे अलविदा किया और घर आकर कंप्यूटर पर कुछ प्रोग्राम्स का काम किया, उसको पूरा करने बैठ गया और शाम हो गई। मैंने सोचा क्यों ना नमाज मस्जिद में बाजमात ही अदा की जाए। इसी ख्याल को जहन में पक्का करके मैंने वुजू किया और मस्जिद मेरी मंजिल थी। रात भर मुझे यही ख्याल आता रहा कि सुबह क्या क्या करना है। इन्हीं ख्यालों में ख्वाबों की दुनिया में खो गया। सुबह 7 बजे मैं उठा और नाश्ते के फौरन बाद तैयारी शुरू कर दी और 8 बज चुके थे। अल्ताफ और हफीज बाहर से मुझे चीखें मार मार कर बुला रहे थे कि जल्दी निकलो, हमें जल्दी पहुंचना है। जब मैं तैयार होकर बाहर निकला तो सब बाहर खड़े थे। तुमने कितनी जल्दी की, सिर्फ 20 मिनट लगा दिए, अकरम ने तंजिया अंदाज में कहा। मैंने कहा, यार कोई जहाज छूट रहा है क्या? सिर्फ 2 घंटे का सफर है, आराम से जाएंगे और पहुंच जाएंगे। यार इतनी जल्दी क्या है? जमील ने कहा, जल्दी चलो, गाड़ी हॉर्न दे रही है और बेचारा आधे घंटे से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। ओके चलो। जब रोड पर पहुंचे तो सामान वगैरह पहले ही गाड़ी में रख दिया गया था। मैंने अपना बैग रख लिया और अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी में सवार हुआ। दोस्त सारे भी बैठ चुके थे और मैं साकिब की नजरों को देखकर पहचान गया था कि उसे कितना गुस्सा चढ़ा हुआ है। साकिब गाड़ी का ड्राइवर था और मुझे कुछ कहे बगैर गाड़ी स्टार्ट की और सफर का आगाज हुआ। जिंदगी एक सफर है और इस सफर में हर इंसान रवां दवां है और इसमें कोई तबका या उम्र का लिहाज नहीं। कोई मंजिल के करीब है तो कोई दूर, कोई पहुंच चुका है तो कुछ ने अभी पहुंचना है। लेकिन अजीब बात यह है कि सबकी मंजिल एक है, लेकिन एक मंजिल के लिए कितनी ज्यादा राहें हैं। खैर, इन बातों का क्या फायदा। हम कहानी की तरफ वापस आते हैं। थले बुरुक हमारे गांव से तकरीबन 2 घंटे का सफर है। इस 2 घंटे में हमने बहुत एंजॉय किया। मैं आगे सीट पर था और गाने अपनी मर्जी से चला रहा था, जबकि बाकी पीछे शोगल में गुम थे। इकराम न जाने खुश क्यों न था, वो कुछ उदास सा था। वजह पूछी तो उसने बताया नहीं। खैर, सब कुछ होता हुआ पहाड़ों के सीनों को चीरते हुए हम थले बुरुक की पहाड़ी के दामन में पहुंच गए। आगे गाड़ी के लिए कोई रास्ता न था। अब सामान के साथ हमने पहाड़ी पर चढ़ना था। इस काम में साकिब ने भी हमारी मदद की और तकरीबन आधे घंटे बाद हम एक प्लेन जगह पर थे। हमने उधर सामान रखे और फैसला किया कि यहाँ पर ही टेंट लगाएंगे। साकिब ने वापस जाना था, इसीलिए वो टेंट लगाने के बाद वापस चला गया। अब सामान खोला जा रहा था। पहले चाय पीने का इत्तेफाक हुआ तो हमने चाय का सारा सामान तैयार किया और ये देखकर सब हैरान और परेशान हुए और चेहरों पर अफसोस के आसार भी नुमाया हो गए कि हमने माचिस नहीं लाई थी। सबके मुंह से शिट यार के अल्फाज निकल गए। मैंने सीधा जमील को देखा जो मुझसे कह रहा था कि इंतजाम की तुम फिक्र न करो। सब एक दूसरे को कोस रहे थे। मैंने कहा कि सब चुप हो जाओ और अभी एक काम करो कि कहीं कोई आदमी वगैरह है तो उससे पता करो। मेरी बात पर हफीज हंस पड़ा और कहा, अरे दीवाने, इस वीरान पहाड़ पर कौन हो सकता है, और यहाँ तो कहीं भी कोई आबादी नजर नहीं आ रही और ना ही हो सकती है। जमील ने कहा, लेकिन ये हो सकता है कि इस पहाड़ी से करीब गांव वाले अपने जानवरों वगैरह को यहाँ चराने के लिए लाते हों। शायद हमें कोई नजर ही आ जाए। आस पास हर तरफ देखने के बाद भी कहीं कोई नजर नहीं आया। चलो किसी पास के गांव में जाते हैं और पता करते हैं, अकरम ने कहा और मैं अकरम दोबारा नीचे उतरने लगे और हम एक गांव में पहुंच गए और वहां किसी के घर में जाकर माचिस का पूछा तो उन्हें जबान समझ में नहीं आई थी। अकरम ने सर पकड़कर कहा कि देखो, सिगरेट पीना भी कितना फायदा देता है। अब मैं वापसी के बाद जरूर सिगरेट पीऊंगा। मैं उस आदमी को समझाने की कोशिश करता रहा, हमें माचिस चाहिए, लेकिन उसको समझ नहीं आया। जवाब में वही अल्फाज कह रहे थे जो हमें समझ में नहीं आ रहे थे। हम किसी दूसरे घर जाने के लिए वहां से मुड़े तो रास्ते में एक आदमी सिगरेट पी रहा था। हमने उसे कहा हमें माचिस चाहिए, तो शायद वो किसी शहर में रह चुका था, समझ गया और कहा ये ले। उसने हमें चाय की दावत दी, लेकिन हमने मुआजरत कर ली। वो टूटा फूटा और उसकी उर्दू समझ में आ रही थी। हम शुक्रिया मेहरबानी के साथ वापसी के लिए मुड़े। थके हारे टेंट तक पहुंचे। वो बेयकीनी से इंतजार कर रहे थे और फिर चाय बनाई और पीने लगे। हम काफी थक चुके थे। मैं तो चंद मिनटों में ख्वाबों की दुनिया में था, लेकिन दूसरे क्या कर रहे थे इसकी खबर नहीं। वो भी सो गए थे शायद, या फिर कहीं बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी।
जब वो उठा तो टाइम 1 बज चुका था। मैंने साथ नदी से हाथ मुंह धोया और देखा तो वो तीनों टेंट के बाहर घास पर सो रहे थे। मैंने उन्हें जगाया और खाना पकाने का इंतजाम शुरू किया। बर्तन साफ करते हुए जमील कह रहा था, देखो ये औरतें भी कितनी जरूरी होती हैं, कम से कम हमें बर्तन साफ करने और खाना पकाना तो नहीं पड़ेगा। वापस जाकर रुबीना से शादी का सोचता हूँ। मैं टेंट के अंदर इसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था, जबकि वो बाहर बर्तन धो रहा था। हफीज और अकरम भी अब उठ चुके थे और अकरम मेरे साथ कामों में मसरूफ हो गया था। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी कैफियत थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसे यहाँ जबरदस्ती लाया गया हो। मेरे पूछने पर वो कुछ नहीं बता रहा था। उसकी ये कैफियत सुबह से ही मैं नोट कर रहा था और खाने के टाइम पर भी उसके चेहरे पर यही तासुरात थे। मुझे लग रहा था कि कोई राज जरूर है जो मैं समझ नहीं पा रहा या मुझे पता नहीं लग रहा। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाकी दोनों को बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। हमने खाना खाया और मौसम और फलों की खुशबुओं का लुत्फ लेने लगे। बड़े बड़े और लंबे लंबे तने वाले फूल बहुत खूबसूरत लग रहे थे। आज का दिन हमारा कहीं दूर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, इसीलिए हमने वॉलीबॉल थोड़ा सा खेला और फिर उधर उधर की बातें और हंसी मजाक में बाकी वक्त गुजार दिया। ये दिन इसी तरह से गुजर गया और रात को सोने से पहले मैं वो कोड वर्ड्स अकरम के चेहरे पर नुमाया देखना चाहता था और मेरे लिए काफी तशवीश का बायस भी बना हुआ था। अगली सुबह जब मैं उठा तो देखा अकरम अपनी जगह पर नहीं है। उसका बिस्तर खाली पड़ा हुआ है, जबकि बाकी दोनों अपने बिस्तरों में सोए हुए थे। मैंने सोचा कि कहीं बाहर गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। ये सोचकर मैं नाश्ते का इंतजाम करने लगा। बर्तनों की आवाज से जमील भी जाग गया और वो भी मेरा साथ देने लगा। 20 मिनट बाद हम नाश्ता तैयार कर चुके थे। मैंने जमील से अकरम के बारे में पूछा तो वो भी लाइल्मी जाहिर करने लगा। मैंने हफीज को जगाया और नाश्ता दस्तरखान पर लगाया। मैंने अकरम के बारे में हफीज से पूछा तो वो भी नहीं जानता था। टेंट के बाहर आसपास में पहले ही देख चुका था, इसीलिए अब ये हम सब के लिए परेशानी का बायस बन गया। अब क्या किया जाए? जमील ने कहा, हम सब इधर उधर जाकर देखते हैं। और हम इधर उधर ढूंढने लगे। आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब न आया। मैं अब बहुत परेशान हो गया। अब क्या किया जाए? सब वापस आए लेकिन अकरम का पता न चल सका। मैंने कहा, ये नीचे गांव में तो नहीं गया? इस पर हफीज ने कहा, नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। वो भला क्यों जाएगा, और अगर जाएगा भी तो कुछ बता कर जाएगा। तीनों बहुत परेशान थे। जमील ने कहा, चलो एक दफा देख ही लेते हैं, कहीं गांव में तो नहीं। चुनाचा हम गांव में आए और उसे घर घर तलाश किया, लोगों से पूछा, लेकिन किसी को कोई खबर न थी। अब मैंने कहा कि शायद ये हमारे गांव चला गया होगा, वरना अब ये कहाँ गया। इसके बाद फैसला हुआ कि गांव वापस चलते हैं। हम दोबारा हमारे टेंट के पास आए और सामान वगैरह जमा कर दिया। इसी दौरान हमने देखा कि दूर एक पहाड़ी के नीचे से कोई उतर रहा था। उसका सर हमें दिखाई दे रहा था और वो हरकत कर रहा था। मैंने जल्दी से कहा, यार ये कौन है? पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं, जमील ने कहा। हम उसकी तरफ चलने लगे। चंद मिनटों में हमने देखा कि वो एक आदमी है जो भेड़ बकरियां चरा रहा है। उसके साथ तकरीबन 25 के लगभग बकरियां थी। उस आदमी की शक्ल काफी डरावनी थी। सामने के 2 दांत मुंह के बंद होने के बावजूद भी आसानी से बाहर निकले हुए थे और अभी तो उसने मुंह भी नहीं खोला हुआ था। काफी खौफनाक लग रहा था। उसने बड़ा सा कोट पहना हुआ था और हाथ में एक डंडा था। गले में गुलूबंद, सर पर अजीब सी टोपी और कद छोटा होने के साथ रंग काला था। उसका यह हुलिया उसे किसी तौर पर नॉर्मल इंसान नहीं बता रहा था। मैंने पूछा, भाई साहब आपने कहीं किसी लड़के को देखा है? मेरे सवाल पर वो मेरी तरफ ऐसे अंदाज में देखने लगा कि अभी मुझे खा जाएगा। मैंने फौरन नजरें उससे हटा ली। मैं उसके हुलिये को देखकर काफी खौफजदा था, इसीलिए सही तरीके से सवाल भी नहीं पूछ सका। मेरे सवाल के जवाब में उसने कुछ अजीब सी जबान बोली, मुझे जो समझ नहीं आई। हफीज को वो जबान आती थी, इसीलिए उसने पूछा तो उसने अपनी जबान में हफीज को समझाया। शायद इस तरह हुआ है। हफीज ने हमें बताया कि यहाँ पहाड़ी में जिन भूत रहते हैं, वो अक्सर अपने जरूरतमंद लोगों को यहाँ से उठा लेते हैं और ये पहाड़ियाँ यहाँ से दूर हैं। और हाँ, वो ले जाने से पहले उसे इशारा देते हैं और वो सिर्फ उस बंदे को ही नजर आता है जिसकी अगली बारी हो। वो दोनों उसकी बातों को अच्छी तरह समझ गए कि क्या मामला है। अकरम का रंग जो पहले दिन कुछ अजीब सा हो गया था और उसके चेहरे पर मौजूद कोडवर्ड्स में सब कुछ समझ गया। उसके मुताबिक अगली बारी मेरी है, यानी जिसको वो इशारा नजर आए उसकी अगली बारी है। इसका मतलब मुझे भी वो ले जाएंगे।
मुझे ख्यालों में देखकर जमील बोला, क्या हुआ और अब क्या करना है? मैं चौंक गया और सारा खेल समझ गया। उसको सुनकर वो लोग भी हैरान और परेशान हुए और सोच में पड़ गए। मैंने मुड़कर उस आदमी को देखा तो वो नहीं था। इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन उसका कहीं भी नामो निशान मौजूद नहीं था। यहाँ तक उसके रेवड़ का भी निशान नहीं था। हम लोग काफी हैरान हुए। ये कहाँ गया? अभी तो यहीं था, कहाँ गायब हो गया? हो सकता है कि वो भी कोई जिन या भूत हो, या कोई गैबी इमदाद जिसने हमें खबरदार कर दिया। अब हम वापस टेंट के पास आए और फैसला हुआ कि हम अकरम को वापस ले जाएंगे, क्योंकि वो हमारा दोस्त है और हम दोस्ती निभाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमने मुकम्मल तैयारी की और उन पहाड़ों की तरफ चल दिए। हमारे इरादे नजर आने वाले पहाड़ों के मानंद मजबूत और जामिद थे, इसीलिए हम मुसलसल पहाड़ी के दामन में पहुंचे। पहाड़ी बर्फ से ढकी हुई थी और हम ऊपर चढ़ने लगे। थोड़ी देर में हम उसके टॉप पर थे। जब हमने देखा तो हर तरफ ही सफेदी नजर आ रही थी। बर्फ की लंबी लंबी तह पहाड़ों पर चादर डाले हुए थी। हफीज ने कहा कि इस अजीब आदमी ने कहा था कि यहाँ से आगे जिन्नों और भूतों का राज है, लिहाजा हमें एहतियात करनी चाहिए। लेकिन हमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा, चलो आगे चलते हैं। अभी कुछ ही देर हुई है कि मुझे कुछ दायरे नजर आए, यानी बर्फ पर अजीब किस्म की लकीरें थी और एक लकीर सीधी आगे तक जा रही थी। मैंने दोनों को रोका और कहा कि आगे ना जाओ, ये लकीर देखो। मैंने बर्फ की तरफ इशारा किया, लेकिन अजीब सी बात है कि वो लकीरें उन्हें नजर नहीं आई। मेरी काफी यकीन दहानी के बावजूद उन्हें यकीन ना दिला सका और ना ही कुछ दिखाई दिया। फिर आखिर मैंने कहा, चलो आगे चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर मैंने कदम बढ़ाए। जैसे ही पांव लाइन के पार लैंड किया, हमारे सामने ना यकीन और खौफनाक चीजें रूनुमा हुई। हमारे सामने देखते ही देखते खौफनाक खंडर या टूटा फूटा हुआ घर समझ लें सामने आ गया। हर तरफ दीवारें बन गई और दो छोटी दीवारें भी बन गई और बीच में रास्ता बन गया। हर तरफ कह कहे और चीखें सुनाई देने लगी। अजीब व गरीब आवाजें हमें पुकारती रही। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा दरवाजा बन गया था और उसकी लटकती हुई कुंडी हिल रही थी, ऐसे जैसे हम उसको खोलकर अभी अंदर दाखिल हुए हैं। हमारे सामने न पहाड़ थे और ना ही बर्फ। हम तो किसी पुराने से खंडर में आ पहुंचे थे। ये सब देखकर हमारी आंखें बाहर को उबल रही थी। मैंने होश संभाला तो वो दोनों बुद्ध बने खड़े देख रहे थे। किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ और क्या हो रहा है। मैंने उन्हें जगाया और कहा कि आगे चलो। हफीज ने कहा, हम तो फंस गए, ये सब क्या है? हमें नहीं पता। अब अपने अंदर हौसला पैदा करें। ये क्या करें? डरो मत, अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो। ये कहना था कि हमें एक भारी आवाज सुनाई दी, आओ लड़को आओ, तुम लोग खुद ही मौत की वादी में पहुंच गए हो, हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। इसके बाद एक लंबा कहकहा और साथ ही बहुत सारे लोगों के कहकहों की गूंज सुनाई दे रही थी। मौत की वादी, ये कैसी वादी है? मुझे तो बहुत डर लग रहा था। जमील ने कहा। मैंने जवाब दिया कि हम यहाँ अकरम को बचाने के लिए आए हैं। अगर हम डर गए तो समझो कि हम भी मर गए। आगे चलो, देखते हैं। हम दोनों दीवारों के बीच में बने हुए रास्ते पर चल दिए। थोड़ी दूर गए होंगे कि एक और लाइन थी। अब मैंने लाइन की परवाह किए बगैर कदम रखा और जैसे ही कदम रखा, अजीब किस्म के परिंदे खौफनाक आवाजें निकालते हुए हमारे साथ उड़ने लगे। हमने हौसला रखा और उनके साथ साथ आगे चलते गए। काफी देर बाद हम एक हॉल नुमा गोल कमरे में पहुंच गए। वहीं देखा तो बहुत सी अजीब मखलूक हाथों में नेज़े लिए खड़ी थी और एक बड़ी कुर्सी पर एक बहुत ही अजीब मखलूक बैठी हुई थी। उसके सर पर सींग थे और हाथों में एक बड़ा लोहा, जैसे वो कभी कांधे पर रखता और कभी दोनों हाथों में। उसने वो लोहा जमीन पर मारते हुए कहा, आओ इंसानों आओ, हम तुम्हें हमारे देश में खुशामदीद कहते हैं। ये वही आवाज थी जिसे हमने बाहर सुना था, लेकिन इस बार कोई कहकहा नहीं था। अलबत्ता इस अजीब सी मखलूक की सांस लेने से जो आवाज निकल रही थी वो वाज़े सुनी जा सकती थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, ए मखलूक, क्या तुमने हमारे साथी अकरम को गायब किया है और तुम हमसे इस तरह से क्यों पेश आ रहे हो? एक मखलूक को कुछ इशारे किए तो वो एक तरफ गया और चंद लम्हों बाद अकरम उसके साथ जाहिर हुआ। लेकिन उसकी हालत बहुत गैर थी और वो हमें देखते ही चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। इस मखलूक ने इसका मुंह बंद कर दिया और सरदार मखलूक बोला, ये है तुम्हारा दोस्त और इसे हमने अपने खुराक के लिए पकड़ा है। ये हमारा शिकार है और अब तुम लोग भी हमारे शिकार हो। मैं उसे आज मार दूंगा और इससे पेट भरूंगा।
मुझे इसकी ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और कहा कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। हफीज और जमील भी गुस्से में थे और उसको मारने के लिए हम तीनों उसकी तरफ लपके, लेकिन तीनों जिनों ने हमें काबू कर लिया और बेबस कर दिया। हमारी हरकत पर बादशाह मखलूक को बहुत गुस्सा आया और उसने कुछ इशारे किए। इसके बाद एक बड़ा पत्थर उसके सामने लाया गया। ये पत्थर खून आलूद था और पत्थर भी कुछ अजीब सा था। फिर हमारे सामने देखते ही देखते उस जिन ने अकरम को इस पत्थर पर लटका दिया। अकरम चीख रहा था, हम भी बेबस थे। हमारे सामने ही उस बादशाह जिन ने अकरम की गर्दन पर जोर से तलवार मारी। ये मंजर देखकर हमारी आंखें बाहर को उबल रही थी। सारे हॉल में खामोशी छा गई। थोड़ी देर पहले अकरम की चीखें इसमें गूंज रही थी। एकदम से सब कुछ ठंडा हो गया। अकरम की आखिरी चीख के साथ ही उसका सर जिस्म से जुदा हो चुका था। हम बड़ी कोशिश के बावजूद भी अकरम को नहीं बचा पा रहे थे। खून अब उस पत्थर से नीचे टपक रहा था और हम नीम बेहोशी के आलम में ये सब कुछ देख रहे थे। अचानक बादशाह जिन्नात बोला, देखा तुम्हारे दोस्त का अंजाम। अब मैं इसका खून पीऊंगा और इसके दिल को निकाल कर खा जाऊंगा। ये कहते ही उसने जबान से वो पत्थर को चाटा और मुंह भर कर खून पीने लगा। ये करते हुए उसे बड़ा मजा आ रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें लाल हो रही थीं और फिर हमारी आंखों के सामने ही उस जालिम ने हमारे दोस्त अकरम का जिस्म फाड़ दिया और उसका दिल निकाल कर चबाने लगा। ये मंजर मेरे लिए नाकाबिले यकीन था और बर्दाश्त से बाहर था, पर सब कुछ देखने के बाद भी मैं बेहोश हो गया। इसके बाद क्या हुआ उसका मुझे पता नहीं, लेकिन जब होश आया तो मैंने देखा कि हफीज और जमील भी उल्टे मुंह बेहोश पड़े हैं। मैंने उन्हें होश में लाने की कोशिश की और मैं कामयाब रहा। जमील और हफीज अब काफी संभल चुके थे और सारा वाकया फिर से दोहरा दिया। ये सुनना था कि हम सब दोबारा से रो पड़े। हमारा दोस्त अकरम हमसे बिछड़ गया और इस जालिम जिन ने उसे बेरहमी से मार डाला। मेरे जहन में वो सब मंजर एक फिल्म की तरह चल रहा था। मैंने उन्हें तसल्ली देने की बहुत कोशिश की और कहा कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन हम तो यहाँ फंस गए हैं, कैसे निकला जाए। जमील ने कहा, अब हमें अपने जहन से काम लेना चाहिए, अब हमारे जज्बात हमारे काम नहीं आएंगे। हफीज ने कहा। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, अब हमें कुछ समझ कर कोई कदम उठाना होगा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि हम करें तो क्या करें। जमील ने कहा कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, अब हम कुछ इस तरह करते हैं कि जिनों के बादशाह को बेवकूफ बनाते हैं। दोनों ने एक साथ कहा, कैसे, क्या मतलब? मैंने कहा, तुम दोनों ने भी जरूर देखा होगा कि बादशाह जिन्नात कितना रोबदार था और रोबदार लोग बहुत मगरूर होते हैं। मैंने सोचा है कि हम उसकी मगरूरी को उसकी कमजोरी बनाकर फरार होते हैं और बदला भी लेते हैं। पहले हम उसको चैलेंज करते हैं, लेकिन वो कैसे? मैंने कहा, बस तुम सिर्फ देखते जाओ और वक्त का इंतजार करो। काफी देर बाद हमें एक जिन ने उसकी कैद खाने से बाहर निकाला और फिर वही दरबार में पहुंचा दिया जहां अकरम का कत्ल हुआ था। अब की बार काफी हौसले में थे हम और बादशाह जिन ने कहा, आओ आज तुम सब की बारी है। मैंने हिम्मत करके कहा, ऐ बादशाह जिन्नात, तुम बहुत ताकतवर जिन हो, लेकिन इतने सारे गुलाम जिनों की मौजूदगी में तुम्हारी असल ताकत को कैसे पता चलेगा? तुम्हारे इतने सारे जिन हैं, तुम्हें इतने सारे गुलाम नहीं रखने चाहिए। हाँ, तुम वाकई सही कहते हो, मुझे इन सारे जिनों की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही बहुत ताकतवर हूँ। मैं आज इन सब जिनों को आजाद करता हूँ। ये कहना था कि सब जिन वहां से गायब हो गए और सिर्फ हम तीन और बादशाह जिन था। मैंने फौरन चीख कर कहा कि हम सब ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन हमारे उस तक पहुंचते ही बहुत सारे जिन फिर से आ गए। लेकिन इस बार वो हमारे मुखालिफ नहीं थे, बल्कि उस जालिम बादशाह के मुखालिफ थे। हम सब ने मिलकर उस जालिम बादशाह जिन को काबू किया और वही सुलूक किया जो उसने अकरम के साथ किया था। उसके मरने के साथ ही अकरम की आवाज आई, मेरे दोस्तों, तुम लोगों ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। अब मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा और हर मुसीबत में तुम्हारे साथ ही हूंगा। मैं दुनिया के लिए मर चुका हूं, लेकिन तुम तीनों के लिए मैं आज भी जिंदा हूं और हमेशा रहूंगा। इसके साथ ही वो आवाज खत्म हो गई। हम तीनों के अलावा उस जगह पर बहुत से और भी जिन थे। इनमें से एक जिन हमारे पास आया और कहा कि हम तुम्हारे एहसानमंद हैं, क्योंकि तुम लोगों की वजह से आज हमें आजादी मिली है और जुल्म का हमेशा के लिए इख्तिताम हो गया है। हम वही जिन हैं जो अभी बादशाह जिन्नात ने आजाद किए थे और अब हम आजाद हैं, तो हमने तुम्हारे साथ मिलकर इस जालिम का खात्मा कर दिया है। अब हम अपने वतन वापस चलते हैं। ये कहकर उन्होंने एक अजीब सी आवाज निकाली और सभी गायब हो गए। जैसे ही वो गायब हुए, वहां का मंजर फिर बदल गया। अब हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी
और हम लोग बर्फ पर चलते हुए फिसलते हुए वापस आ रहे थे। हमें अकरम की मौत का बहुत दुख था और जब गांव में अकरम की मौत की खबर फैल गई तो हर तरफ आहुजारी होने लगी। कुछ दिनों बाद मामला ठंडा हो गया और मैं कॉलेज में दाखिले की गर्ज से रावलपिंडी आ गया। जब से आया हूँ वो बर्गर वाला नजर आया और ऐसा लगता था कि मैंने उसे कहीं पहले भी देखा है। और उस दिन उसके मुंह से अकरम का नाम सुना तो मुझे याद आया कि अकरम ने कहा था कि मैं हमेशा तुम लोगों के साथ होऊंगा, और यही वो अकरम था जो जालिम बादशाह के हाथों हलाक हुआ था। वो मेरे साथ एक बर्गर वाले के रूप में रहता था और वाकई उसने सच्ची दोस्ती दिखाई थी। अब न जाने वो किस रूप में है, लेकिन मैं अक्सर बर्गर वालों से उसका नाम पूछ लेता हूँ, लेकिन उस दिन के बाद मुझे दोबारा पता न चल सका कि वो कहाँ है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।